नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूं जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है चूड़ी वाली। इस कहानी में एक वेश्या द्वारा अपने प्रेम के लिए क्या क्या त्याग किए गए, क्या क्या बलिदान किए गए, इन सब का बड़ा ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। अभी अभी तो पहना गई हो बहू जी, बहुत अच्छी चूड़ियां हैं, सीधे बम्बई से ही पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियां आते ही चली आती हूँ। तो जाओ सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई ढीठ चूड़ी वाली अपना बकस खोलने लगी। वो 25 वर्ष की एक गोरी छरछरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ही बनी हुई थी। पान से लाल पतले होंठ 2-3 वक्रताओं में अपना रहस्य छिपाए हुए थे। उन्हें देखने का मन करता, देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बुलवाने का जी चाहता, बोलने पर हंसाने की इच्छा होती और उसी हंसी में सहसों का अल्हड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती थी। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती थी, पर जब वो हाथों के पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसाकर कहती, एक पान मिले बिना ये चूड़ी नहीं सरकेगी, तब बहू जी का जो क्रोध था वो उसके साथ साथ उन्हें हंसी आ जाती थी। उसकी तरल हंसी की तरी लेने में तन्मय हो जाती। कुछ ही दिनों में ये चूड़ी वाली जो थी बार बार आने लगी थी। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग से अपना सारा पिटारा फैलाती कि बिना सरकार के आय निपटारा ना होता। ये बहू जी को असाह हो जाता था। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्लाकर बोली, आजकल दुकान में तेरे ग्राहक नहीं आते क्या? बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती हूँ कम, कहकर कई दर्जन चूड़ियां बाहर सजा दी। इसी बीच स्लीपरों की आवाज सुनाई पड़ी। बहू जी ने अपने कपड़े संभाले, पर वो ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके बोलती ही चली जा रही थी। ये जर्मनी की है, ये फ्रांसीसी है, ये जापानी है, कहती जाती थी। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियां पहनाने के लिए तुमने इन्हें हुक्म दिया है? बहू जी ने बहुत गर्व और गुस्से से पूछा सरकार से। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा ही क्या है? बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती है। चूड़ी वाले ने सिर नीचा किए कनखियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर कपोलों को तर्क करती हुई दौड़ जाती थी। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबराकर बोले, ऐसा है तो ना पहने, भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली। अच्छा तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाली दोनों की ओर देखते हुए बहू जी झुंझलाकर बोली, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे ही कह दीजिए। तुरंत बहू जी को गुस्सा आ गया। निकल मेरे यहाँ से, कहते हुए बहू जी की आंखें जो थी तिलमिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सर नीचे किया और चूड़ी वाली अपनी चूड़ियां बटोर कर उठी। हृदय की धड़कन में अपनी रहस्य पूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वो नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की बहुत जो थी व्याख्या थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी। वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त साधन उसे मिला था, फिर भी उसे संतोष नहीं था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा उसके हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया था, परंतु समाज उससे हिंसक पशु के समान सशंक था। उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए तो बहुत लोग आते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम नहीं करती थी। उन दिनों सरकार के रूप, यौवन और चरित्र ने उसे प्रलोभन दे दिया था। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्टालिका थी, वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी।
विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर पड़ गईं। उसका चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए जो मन था छटपटाने लगा, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाले को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते। विलासिनी के कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर डाला था, उनके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन में अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते, बहू जी का कुलवधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी और अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ देगी। तब तक ये अच्छा मनोविनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहल पूर्ण कौशल में सफल ना हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज के बुरे व्यवहार ने जो प्रतिक्रिया उत्पन्न की और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाशित रूप में उसके यहाँ आने जाने लगे थे। वो उसके रूप यौवन में डूब गए थे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोक लाज और जमींदारी सब एक ओर और चूड़ी वाली अकेले। दलान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी काली चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा रहेगा? ये फूल सूंगी है, पिंजरे में नहीं रह सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण पिंजर नहीं। उसे खाने के लिए फूलों का केसर का चारा चाहिए और पीने के लिए मकरंद मदिरा कौन जुटाएगा? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। बीड़ा में भी कोई कोई ऐसे स्वर निकालती होगी। इसे अवश्य पकड़ना चाहिए, जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है। उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा वो कलंकित भले ही हो जाए, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड? कहते हुए उसने विजय की ओर एक व्यंग भरी मुस्कान से देखा। सरकार की उस वन विहंगम को पकड़ने की लालसा बलवती हो थी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, वो अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल दिया। नित्य का साधारण विनोद पूर्ण क्रम चलता रहा। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश मैं ले भी लेती हूँ तो हानि क्या है, परंतु बहू जी को अपने प्रणय में केवल अपना ही अधिकार चाहिए था। वो निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी और टीवी के भयानक आक्रमण से घुलने लगी। वो सरकार के इस विलासिनी के साथ रहते हुए उन्हें पसंद नहीं था। रोगी की सेवा में कोई कमी नहीं थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का सब कुछ नष्ट हो गया। इधर बहू जी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। विजय कृष्ण का वो एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर वो क्या करेंगे? एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है? मैं तुम्हारी हूँ और सब वैभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वैश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूँ। चूड़ी वाली को बहुत धक्का लगा। वे रखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले गए। वो सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास उसका कोई प्रतिकार नहीं? इतनी तपस्या, इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी ये नहीं जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना भी उदार क्यों ना हो जाए, दोनों पक्षों की सर्वदा संतुष्ट नहीं कर सकता और ना ही कर सकने की आशा है। यह रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो संपत्ति थी उसे बेचकर पास के ही गांव में खेती करने लगी।
और हिंदू गृहस्थ की सी तपस्या करने लगी। अपना बिखरा हुआ मन उसमें लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष था, निर्मल जल का सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ीवाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिला देने से उसे बहुत ही अकथनीय सुख मिलता था, मतलब जिसका वर्णन वो नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चूड़ीवाली को सहेली बनाने के लिए यौवन का तीसरा प्रहर करुणा और शांति को पकड़ लाया। उस पथ से चलने वाले पथिकों को दूर से किसी कला कुशल कंठ की तान सुनाई पड़ती, अब लो नसानी अब न नसहियो। वट वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ीवाली ने करा दी थी। जिन पथिकों के पास पैसे ना होते, उनका मूल्य वो स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा नहीं होने देती, और पथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब पर से नहीं जाते थे। कुछ ही दिनों में चूड़ीवाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी, पखेरियों का बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और वट वृक्ष में चहल पहल हो गई। चूड़ीवाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दालान में दीपक जल रहा था। अंधकार उसके घर और मन में बरजोरी घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में भी चूड़ीवाली को शांति मिली, ऐसा विश्राम नहीं होता था। पास ही उसकी पंडुलिपियों से सिर रगड़ता हुआ कलुआ दुम हिला रहा था। सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खाने को ले आई थी, पर कलुआ उधर न देखकर अपनी स्वामिनी को स्नेह से देखता चला जा रहा था। चूड़ीवाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार बहुत हो गया, जा खा ले। चूड़ीवाली ने मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है? वो स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुद्ध तथा पशु पक्षी भी तो स्नेह करने के लिए प्रस्तुत हैं। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ एक बटोही बहुत थका हुआ आया है, भूख के मारे वो जैसे शिथिल हो गया, तूने क्यों नहीं दे दिया उसे कुछ खाने को? लेता ही नहीं, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे ना लूंगा। चूड़ीवाली बट वृक्ष की ओर चली और अंधेरा हो गया था। पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ीवाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कुछ भोजन कर लीजिए। तुम कौन हो? पहले की एक वेश्या हूँ। छी छी छी, मुझे पड़े रहने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना चुका होगा। महाराज हम लोगों को तो कला के व्यवसायी हैं। यह अपराध कला का मूल लगने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज्ज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? क्योंकि वो उन सबों में से अधम और निकृष्ट है। परंतु वेश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था और धर्म भी नहीं जानती, पर अपने सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता। मेरी जीविका चाहे जो भी रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बाधा नहीं पड़ी। पथिक एक बार ही उठकर बैठ गया और आंख गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ीवाली? कौन? सरकार? हाँ, तुमने शोक हर लिया। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पुण्य का भी भाग था, ये मैं नहीं जानता था। सरकार, मैंने गृहस्थ कुलवधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया कि कुलवधू होने में जो महत्व है वो सेवा का है, न कि विलास का। सेवा ही नहीं, चूड़ीवाली उससे विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में ये पर्यवसित नहीं, वह साधनों के विकृत हो जाने तक भी नहीं। गृहस्थ जीवन उसके लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए वो प्रिय है और श्रेय भी। मुझे विश्वास है कि तुम अब सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा पर है। विश्वास है कि अब मेरे साथ ही रहेंगे आप। कहते कहते चूड़ीवाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए और सरकार ने उसके हाथ पकड़ लिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।